सो हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका फीताकृमि में आहार नाल होती है। फीताकृमि यानी कि टैपरम। तो इसमें एलिमेंट्री जो कैनाल है वो आपकी वेल डेवलप्ड यानी कि पूर्ण विकसित होती है, या फिर लेस डेवलप्ड कम विकसित होती है, या फिर सांकित ब्रांचेड, या फिर एब्सेंट होती है। और फीताकृमि के बारे में सब जानते हो, 11th बायोलॉजी में आपने पढ़ रखा है फीताकृमि टैपरम के बारे में। तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल होती भी है या नहीं होती, या पूर्ण विकसित होती है या फिर कम विकसित होती है, आपको इसका आंसर बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। सो बहुत ही आसान है इसका आंसर। फीताकृमि में एलिमेंट्री कैनाल अणु उपस्थित रहती है, एबिसेंट रहती है। याद रखना क्या रहती है, एबिसेंट यानी कि होती नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला। और फीताकृमि तो आई होप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो चलो यहाँ पर इमेजेस हम आपको दिखा देते हैं फीताकृमि की। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, ये है आपका टैपरम फीताकृमि। काफी लंबा होता है, फीते की तरह होता है। तो ये आप देख पा रहे इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, और ये काफ़ी लॉन्ग होता है। कभी कभार इंसानों की इंटेस्टाइन में भी आ जाता है, इस वजह से पेट दर्द की शिकायत हो जाती है। तो ये आपका टैपरम फीताकृमि। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे, किस लक्षण के कारण रिप्टाइल यानी पृथ्वी की सतह पर 100 लाख वर्ष तक प्रभुत्व बनाए रखा? कौन सा कारण है? रिप्टाइल सब जानते होंगे, जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है, जैसे कि स्नेक हो गया, मॉनिटर लिजार्ड हो गया, ठीक है। अधिकतर स्नेक इसमें आते हैं। बड़े दांत के कारण, कवच युक्त अंडे के कारण, कठोर फेफड़े, या फिर बाह्य सुरक्षात्मक कंकाल से? कौन से लक्षण के कारण 100 लाख वर्षों तक का प्रभुत्व बनाए रखा? तो सिंपल सा आंसर है बाह्य सुरक्षात्मक कंकाल, एक्सटर्नल प्रोटेक्ट स्केलेटन। क्योंकि बाहर का प्रोटेक्ट काफी खतरनाक होता है रिप्टेलिया में, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सुरक्षात्मक कवच इनके होते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, यह है आपका स्नेक यानी कि सांप, और इसका कंकाल इतना खतरनाक होता है, देख लो आप, इतने ज्यादा सल्क पाए जाते हैं। तो ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए ये अधिक एज तक, अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। आपने देखा होगा कि सांप जो है काफी सालों तक जीवित रह जाता है, तो ये इनको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इनका कंकाल होता है इतना डेंजर, और यही इनको लंबी उम्र प्रदान करता है। इसीलिए इसका आंसर होगा बाह्य सुरक्षात्मक कंकाल से। अगला आपका जो रजत मत्स्य होता है यानी कि सिल्वर फिश होता है, तो ये सिल्वर फिश क्या होता है? एनिलिडा, हेलमिंथिस, कीट, या फिर मोलस्का, या फिर मछली? बताइए। अब आप में से काफी सारे विद्यार्थी तो बोलेंगे सर मछली होती होगी। मछली नहीं होगी। यहाँ पर फिश का मतलब ये नहीं कि सिल्वर फिश फिश होती है, नहीं होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो आपकी जो सिल्वर फिश होती है ना, वो होती है आपकी कीट में आती है। किन में आती है? याद रखना, कीट में। और काफी सारों ने तो देखा भी होगा सिल्वर फिश को। अब आप बोलेंगे सर क्या ये चांदी की होती है क्या फिश? फिर तो काफी महंगी बिकती होगी चांदी की मछली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस इसका जो कलर है ना वो चांदी की तरह होता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ सिल्वर फिश। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, ये है आपकी सिल्वर फिश। इसका कलर सिल्वर की तरह है, इसीलिए इसको सिल्वर फिश बोला जाता है। काट मत देना इसको, काफी सारे सोचे कि चांदी काट दे, नहीं, ब्लड निकलेगा। बस इसका कलर है, देख लो आप, चांदी जैसी। तो इसको सिल्वर फिश इसीलिए बोला जाता है, और इसको मछली नहीं है ये है आपकी कीट में गिना जाता है। इसको किसमें? कीट में, यानी कि इंसेक्टा में इसको गिना जाता है। ये आपको याद रखना है। अब कीट में क्यों गिना जाता है? तो कीट में देखो ना, इनके पैर देखो संधि युक्त मच्छरों की तरह है, मक्खियों की तरह है। तो इनके पैर इस वजह से इनको कीट में रखा जाता है। सो यहाँ पर इसी कारण सिल्वर फिश फिश नहीं होती है, कीट होता है, क्योंकि उनके पैर कीटों की तरह होते हैं। अगला
नितलस्थ जीव पाए जाते हैं। बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर फाउंड कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्री जल की सतह पर, समुद्री जल के बीच में, समुद्र की तली पर, पृथ्वी पर नितलस्थ जीव पाए जाते हैं। नितलस्थ जीव पाए जाते हैं। सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है कि ये नितलस्थ जीव होते क्या है, बेंथिक ऑर्गेनिज्म किनको बोलते हैं, तो ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा जो समुद्र के बिल्कुल लास्ट पेंदे पे जो उगते हैं रहते हैं जीव, उन्हीं को बोला जाता है। तो समुद्र की तली पर, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समुद्र की तली पर जो रहते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? नितलस्थ जीव। चलो आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर नितलस्थ जीव। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे बेंथिक ऑर्गेनिज्म यानी कि नितलस्थ जीव। यहाँ पर जितने भी जीव है ये बिल्कुल समुद्र के पेंदे पर है। ये देख लो आप, बिल्कुल समुद्र के पेंदे पर, तो इनको बेंथिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और ये सारे आगे इसमें ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर नीचे, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ये देख लो आप। तो आई होप इमेजेस से आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो गया आपका समुद्र की तली पर। ठीक है, समुद्र की तली पर। अगला, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ जाता है? हार्मोन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, उनको मिल भी गया होगा हार्मोन का पूरा वीडियो। 2 से 3 क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे हार्मोन से, देख लेना आप। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? तो बहुत ही आसान में बचपन में पढ़ा होगा आपने कि लड़ाई के टाइम पे, गुस्से के टाइम पे कौन सा हार्मोन निकलता है? सिंपल, एड्रीनलिन। कौन सा? एड्रीनलिन। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा, आपको हार्मोन का नाम पता होना चाहिए, कौन सी ग्लैंड से वो सिगरेट होता है वो पता होना चाहिए, और इसका फंक्शंस क्या होता है, ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो हार्मोन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया तो हमने कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि इसके बारे में हार्मोन का पूरा चैप्टर हमने पढ़ रखा है। तो एड्रीनलिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हमने पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर डाली थी, और जिन्होंने MKS अकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखा होगा उनको मिल भी गई होगी। पीयूष ग्रंथि के बारे में जितनी भी ग्रंथियाँ सब हमने बता रखा है कि ग्रंथि, हार्मोन और कार्य, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हार्मोन का आप कर दोगे, मेरे को पता है आप कर दोगे। बहुत ही अच्छी टेबल है ये, और ये आपको टेलीग्राम पर MKS अकेडमी ऐप पर भी मिल जाएगी, लिंक नीचे दे रखा है इनका। तो ये सारे हार्मोन देख लो आप। पीनियल ग्रंथि के मेलाटोनिन होता है, पैराथायरॉयड से पैराथायरॉयड हार्मोन, थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन, एड्रिनल से एड्रिनलिन जो संकट की स्थिति पर होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनाए वो वाला, यहाँ से। तो ऐसे बनते हैं आपके क्वेश्चन, और उसके लिए लिस्ट आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन एड्रिनलिन। अगला, थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं। कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आपको बताना है, और ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। उत्सर्जी पदार्थ सबका अलग अलग होता है। मनुष्य का अलग होता है, ऊंट का अलग होता है, मछली का अलग होता है, यानी कि जो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं ना, उन सभी का अलग अलग होता है। तो कीटों का पूछा है आपसे कि कीटों का क्या होता है। 4 ऑप्शन है। कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिया, एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल। बताइए विद्यार्थियों। यहाँ पर बहुत ही आसान है। ये जो पक्षी है इनका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल। अगर क्वेश्चन यूं पूछ लिया जाए कि मछलियों का क्या होता है, तो मछलियां आपने देखा होगा कि पानी में रहती है, ये हर टाइम उत्सर्जन कर सकती है, यानी कि इसमें विषैला पदार्थ अधिक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पानी में रहती है, निकालेगी पिएगी, निकालेगी पिएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी में ही तो है ना। तो अमोनिया होता है। ठीक है, अब इंसानों की बात करें तो इंसान तो देखो नॉर्मल में रहता है, ना तो ज़्यादा पानी में ना ज़्यादा सूखे में, बीच वाले में रहता है। तो इसके लिए यूरिया यानी कि कम हानिकारक, थोड़ा कम हानिकारक रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको अरेंज करना होता है इस प्रकार से। और जो ऊंट है उसके लिए तो और भी कमजोर पदार्थ होगा, जहरीला, क्योंकि वो तो
5-7 दिनों में 1 दिन पानी पीता है ना, तो उनको कंट्रोल रखना पड़ता है ये उत्सर्जी पदार्थ, तो उतना ही कम हानिकारक रहता है। जैसे कि अमोनिया तो काफ़ी हानिकारक होता है, तो ये मछलियों जलीय चर जो जंतु है ना उनमें पाया जाता है। चलो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, ये है आपकी, ठीक है, मछली, और ये आपका पक्षी। तो मछलियों में किस प्रकार का, अमोनिया वाला। और जो मेमल्स हो गए उसमें यूरिया होता है, ठीक है, शार्क हो गया, मेमल्स हो गए, ठीक है। और जो पक्षी होते हैं, कीड़े होते हैं, रिप्टाइलिया होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें होता है यूरिक एसिड। क्या होता है, यूरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी तो यहीं से बना था, पक्षी वाला। तो यूरिक एसिड आ गया। कितना आसान होता है देखो, अगर 4 से पढ़ते हैं तो। अगर अगली बार हमसे पूछ लिया जाए कि मछलियों में कौन सा होता है, ठीक है, और भी यहाँ पर देख लेते हैं, पूरा विवरण यहाँ पर दे रखा है, और वैसे टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा तो आपको भी मिल जाएगा। क्लियर। तो इसको थोड़ा नोट करके रखना कि पक्षियों में और जो आपका रिप्टाइलियन में यूरिक एसिड होता है, और मेमल्स और शार्क इनमें यूरिया होता है, और इनमें मछलियों में जलीयचर में अमोनिया होता है। क्लियर। चलिए बढ़ते आगे की ओर। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है, किस राज्य में है। आई होप आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थी तो घूमने भी गए होंगे, और आप में से तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनके राज्य में ही होगा, जिनके आसपास ही होगा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। तो बहुत ही आसान है, देखो ये है आपके यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। थोड़ा इसका बाह्य वो दिखा देते हैं वातावरण। यहाँ पर आप देख सकते हो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, ये देख लो आप, ये इसका बाह्य द्वार है। काफी जंगल है, घना जंगल है अंदर, देख लो आप, काफी घना जंगल, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो आप, पूरा का पूरा सो आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन यू भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, उसका भी ध्यान रखना थोड़ा सा। काफी बार जैसे राजस्थान से क्वेश्चन बनता है कि रणथंभौर कहाँ पर है, तो राजस्थान तो पता होता है, काफी सारों को रणथंभौर के बारे में पता नहीं होता, सवाई माधोपुर के बारे में पता नहीं होता कि सवाई माधोपुर में है, ठीक है। तो ऐसे आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए। मनुष्य में कौन अवशेषी अंग नहीं है, विच इज नॉट वेस्टिकल ऑर्गन, यानी कि बिना काम के, जो हमारे शरीर में कोई काम के है ही नहीं, उनको बोलते वेस्टिकल ऑर्गन, यानी कि उनको हटा भी दिया जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, वो अंग आपको यहाँ पर नहीं बताना है, यानी कि काम का अंग आपको बताना है। यानी कि 3 तो यहाँ पर वेस्टिकल है, यानी कि आपके अवशेषी अंग है, ठीक है, बाकी एक नहीं है, तो वो नहीं वाला बताना है। तो देखो विद्यार्थियों, हमारा कर्ण पल्लव क्या है, अवशेषी अंग है, अगर हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉक्सिस, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, पहले पूंछ हुआ करती थी, पता है ना आपको, पूंछ इंसानों में हट गई, क्या फर्क पड़ता है, यानी कि वो भी अवशेषी, ठीक है। अब आता है तीसरा आपका एपिग्लोटिक्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तीसरा है वेस्टिक, यानी कि अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स का तो कोई काम है ही नहीं, तो ये भी यहाँ पर अवशेषी है, ये भी है, ये भी है, ये वाला नहीं है, तो आंसर भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है, क्या पूछा है, नहीं है। इसका थोड़ा ध्यान रखना आप नोट का। तो एपिग्लोटिक्स हमारा वेस्टिकल ऑर्गन नहीं है, बाकी के सारे है। क्लियर। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्रक होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हर बार बनता है। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन ब्रेन, पिट्यूटरी, डायंसेप्लोन, हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस, यह आपका ताप नियंत्रक होता है, हाइपोथैलेमस। चलो डायग्राम देख लेते हैं। ये है आपका मस्तिष्क, और ये इसमें हाइपोथैलेमस, ये रहा, ये वाला। तो ऐसे आपको पता रखना होता है। तो ये डायग्राम से आपको पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर, एंटीरियर सब आपको डायग्राम से पता लग जाता है। क्लियर। अगला, अनुकुंपी तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा कार्य करता है। द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम वर्क थ्रू
नॉर एपिनिन, एस्टाइकोलिन, एड्रीनलिन, इनमें से कोई नहीं। तो बचपन में भी पढ़ा होगा अनुकंपी, प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं डायग्राम। ये देखिए, एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक, एक तरफ सिंपैथेटिक, ठीक है। दोनों को अच्छे से देखो आप। एक यहां पर आंख को डायलेट करता है, दूसरा खोलता है। एक हृदय को गति देता है, दूसरा कम करता है, ठीक है। यानी कि अपोजिट काम करता है ये। तो ये होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सो यहां पर कौन काम करेगा? आपका एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, ठीक है। ये काम करता है इन पे, यही तो काम करता है। जैसे आपने डर आ गया तो धड़कन बढ़ जाती है ना, आंखें खुल जाती है। तो एड्रीनेलिन उत्परिवर्तन यानी कि जो म्यूटेशन है होते हैं, अधिकांश लाभदायक, सदैव लाभदायक, सदैव हानिकारक, बहुत ही कम लाभदायक। तो म्यूटेशन आपने देखा होगा कि म्यूटेशन के कारण हमारे जो काले बाल होते हैं वो बीच बीच में सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। ये म्यूटेशन के कारण होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही कम लाभदायक होता है ये, बहुत ही कम। क्योंकि काले बालों में सफ़ेद बाल आना ये कौन सा लाभ है? हानि तो है ना। तो बहुत ही कम लाभदायक होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम लाभदायक। क्योंकि काले बाल सबको अच्छे लगते हैं, हेयर स्टाइल काले बालों से ही अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो उत्परिवर्तन के कारण वाइट हो जाते हैं। वायरस द्वारा होने वाला रोग, अब बताओ आप। पूरा मैंने वायरस का वीडियो भी बना रखा है। कौन कौन सी बीमारियां वायरस से होती है, कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया से होती है, कौन कौन सी प्रोटोजोआ से होती है, कौन कौन सी आपके कवक से होती है, पूरा मैंने बता रखा है आपको वायरस द्वारा। तो देखो मैं आपको बता देता हूं। विब्रियो खोलेरी एक बैक्टीरिया जिसे हैजा होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया है विब्रियो खोलेरी जिसे हैजा होता है। तो ये भी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। बेरी बेरी किससे होता है? आप बोलोगे सर विटामिन से, तो सही बात है, विटामिन से, ठीक है। अब एक बचा इन्फ्लुएंजा, जुकाम जैसा इन्फ्लुएंजा कुछ बचा है, तो यही तो वायरस से होता है ना। तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वायरस से। और पूरी लिस्ट में आपको अगेन यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बताई थी विषाणु से होने वाले रोग। तो यहाँ पर ट्रिक थी RPMT एंड IBPS की CD वायरस की दुकान पर। ये क्या थी ट्रिक? तो R मीन्स रेबीज, ये भी किससे होता है? वायरस से। P फॉर पीलिया वायरस से, मीजल्स वायरस से, ट्रोकोमा वायरस से, एड्स वायरस से, ये रहा इन्फ्लुएंजा। तो ऐसे पता होना चाहिए ट्रिक आपको। अब आप बोले सर ये डायग्राम PDF हमको चाहिए, तो MKS अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ऐसे पता रखना होता है आपको ट्रिक के साथ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर दोगे आप। तो RPMT एंड IBPSC की CD वायरस की दुकान पर ये इसकी ट्रिक है वायरस के रोगों की। दूसरी ओर आता है आपका बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का डायलॉग है, ट्रिक है, टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। टीकू है ना जो साड़ी में बनी है पटाखा, ऐसे बोल लो आप। तो टीकू किसी लड़की का नाम है जो साड़ी में बने है पटाखा। तो पूरे बैक्टीरिया के आपको याद हो जाएंगे, ऐसे याद रखना होता है। सो यहां पर इसी कारण राइट ऑप्शन इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। कैमल यानी कि ऊंट के, RB से आपको बतानी है, ऊंट के लाल रुधिराणु होते हैं। देखो विद्यार्थियों, हर एक जो जीव है, जैसे कि मनुष्य हो गया, ऊंट हो गया, मेंढक हो गया, कॉकरोच हो गया, इनके RBC में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऊंट के लाल रुधिराणु होते हैं, कैसे होते हैं? अंडाकार, केंद्रक रहित, गोल, केंद्रक युक्त, गोल, केंद्रक सहित। तो कैसे होते हैं? ये 4 ऑप्शन दे रखे आपको। तो हमने तो पढ़ रखा है कि ऊंट की जो RBC है गोल होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है, यानी कि केंद्रक युक्त होती है। तो ये दे रखा है आपके बी में। किस में दे रखा है? बी में। तो यहां पर ये ऑप्शन बी हो जाएगा। और डायग्राम भी देख लो इसका, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी ह्यूमन ब्लड सेल, ठीक है, और ये आपका कैमल।
तो कैमल में देख लो और हमारी में देख लो कितना बड़ा अंतर है। तो ऐसे आप डायग्राम से भी याद रख सकते हो। सो यहाँ पर राउंड होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है, और न्यूक्लियोटाइड यानी कि केंद्रक होता है, ये याद रखना आप। फेसियोला के जीवन में प्राथमिक पोषक होता है, प्राइमरी होस्ट इन लाइफ साइकिल इन पेसियोला। अब आप बोलेंगे सर ये पेसियोला क्या होता है? काफी सारों ने नहीं देखा होगा पेसियोला, तो पहले पेसियोला को देख लेते हैं। ये है आपका पेसियोला, बरसात के टाइम पे कहीं ना कहीं देखा होगा पेसियोला। और ये इसका जीवन चक्र। तो जीवन चक्र में क्या क्या आ रहा है देख लो आप। इधर गाय भी आ रही है, भेड़ भी आ रहा है, ठीक है। मैं तो इसमें पूछा गया है गाय का तो कहाँ पर काम हो रहा है, भेड़ का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको पता रखना है। और इंसान भी इसमें आ रहा है पेसियोला में। तो ये डायग्राम अगर आपको याद है तो अभी जो क्वेश्चन पूछा वो आ जाएगा आपको। सो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका भेड़, ठीक है। प्राथमिक पोषक क्या है? भेड़, याद रखना। अभी डायग्राम देखा था ना हमने, भेड़। माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक संख्या किसमें होती है? तो हर किसी को पता है कि एनर्जी की जरूरत कहाँ पर अधिक होती है? जहाँ पर हमारी पेशी जिंदगी भर चलती रहती है, यानी कि हृदय पेशी में, क्योंकि ये जिंदगी भर चलती रहती है। हम सो जाते तब भी हृदय धड़कता रहता है, काम करती रहती है पेशियां। ये पेशियां कभी भी राहत महसूस यानी कि आराम नहीं करती। तो हृदय पेशियों में होगा। मस्तिष्क की उत्पत्ति किस प्राथमिक जनन स्तर से होती है? ब्रेन डेवलपमेंट फ्रॉम विच प्राइमरी जर्म लेयर? एंडोड्रम, मेसोड्रम, एक्टोड्रम, या फिर एक्टो एंडो दोनों? डायग्राम मैंने आपको अच्छे से दिखाया था पहले, वो डायग्राम पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए जर्म लेयर का कर दोगे, जनन स्तर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर दोगे आप। तो अगेन मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम। तो एक्टोड्रम में कौन कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है? नर्वस सिस्टम और स्किन। मेसोड्रम में किस किस का होता है? मसल्स, स्केलेटल, किडनी, रिप्रोडक्शन। एंडोड्रम में किस किस का होता है? ग्लैंड्स का, लंग्स का, और पाचन तंत्र का। तो अभी जो क्वेश्चन बना था कि मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क क्या है? नर्वस सिस्टम। और वो किससे बना हुआ है? एक्टोड्रम से। सिंपल। अगर वो पूछ लेता कि मसल्स किससे बना है तो मेसोड्रम से। अगर वो पूछ लेता कि लंग्स किससे है तो एंडोड्रम से। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आप डायग्राम से ही कर दोगे। तो मस्तिष्क, एक्टोड्रम राइट ऑप्शन होगा। सो यहां पर इसीलिए राइट ऑप्शन एक्टोड्रम, ठीक है, एक्टोड्रम। हाथी के लंबे दांत किसका रूपांतरण है? हाथी के लंबे दांत किसका रूपांतरण है? तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। हाथी के दांत तो सबने देखे ना, सबने देख रखे लगभग। ये होते हैं हाथी के दांत, ये बाहर वाले, ये वाले। तो ये किसका रूपांतरण होते हैं? ये हाथी के दांत वाइट वाइट वाले किसके रूपांतरण होते हैं? तो देखो विद्यार्थियों, हाथी के दांत ऊपरी होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऊपरी इंसिजर, ठीक है, ऊपरी इंसिजर, अपर इंसिजर, ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो सिंपल सी बात है, सवाई माधोपुर राजस्थान में, ठीक है। रणथंबोर, जहाँ पर कैटरीना कैफ एक्टर्स की शादी का प्रोग्राम रखा गया था, राजस्थान, सवाई माधोपुर, रणथंबोर, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो। ग्रेफ चक्कर का महत्व होता है, ये तो बच्चों का क्वेश्चन है। जो आपका ग्रेफ साइकिल होता है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है आपका ग्रेफ साइकिल, ये होता है आपका ग्रेफ साइकिल, ये वाला। साइट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोलते हैं, दूसरा नाम भी याद रखना, पूछ ले जाते हैं काफी बार। सो बहुत ही आसान है इसका राइट ऑप्शन, ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन द्वारा एटीपी का निर्माण करना। बच्चों वाला क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण करना, ठीक है। और ये इजी क्वेश्चन आ गया, सबसे इजी क्वेश्चन। आयोडीन संग्रहित होता है कहाँ पर होता है? सिंपल, थायराइड ग्रंथि में, ठीक है।
और सारी ग्लैंड्स मैंने आपको दिखा रखी है डायग्राम में। सो मैं आपसे यही कहूँगा, ह्यूमन बॉडी की ऑल ग्लैंड्स आपको पता होना चाहिए कि पीनियल ग्लैंड कहाँ पर होती है, कौन सा हार्मोन सिगरेट करती है, पिट्यूटरी कहाँ पर होती है, कौन सा हार्मोन सिगरेट करती है, थायराइड का क्या काम है, थाइमस का क्या काम है, एड्रिनलिन का क्या काम है, पेनक्रियाज का काम क्या है, ओवरी का क्या है, टेस्टिस, ऐसे आपको ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा पता होना चाहिए ग्लैंड्स के बारे में। कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर कर दोगे आप, कोई भी क्वेश्चन। तो देखो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है, नॉन स्टॉप क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, DRMK ब्रो नाम से, लिंक नीचे दे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर PDF और आपको इमेजेस मिल जाएंगे।